जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग को अर्जुन स्टडी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अर्जुन और आज आप लोग को इस वीडियो में क्लास 8 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का जो थ्योरी हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जो पहला चैप्टर है, सबसे पहले हमें समझना होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखा है, जो गिनती की संख्या, दुनिया में जितने भी संख्या जो गिनते हैं, गिनने वाली जो सारी संख्याएं होती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन, जो अल्फ़ाबेटिकल ABCD होता है उसमें कैपिटल N से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या के जैसे उदाहरण हो गए 1 2 3 4 5 यानी कि n तक जितने सारे हम संख्या को काउंट कर सकते हो वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। आई होप कि आपको ये प्राकृतिक संख्या समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या क्या है? जितने सारे दुनिया में जो गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या में हम शून्य को अगर जोड़ देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, शून्य संख्या को इंक्लूड कर देते हैं तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाते हैं। जैसे शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सारे गिनती की संख्या में हम जब शून्य को इंक्लूड कर देंगे, नहीं शून्य को जोड़ देंगे तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाएगी। और जो पूर्ण संख्या होता है उसको हम W से सूचित करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में कैपिटल W से पूर्ण संख्या को सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत मानी जाती है, क्योंकि शून्य से हम गिनती को 1 से काउंट करते हैं और जो शून्य जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या अनंत होती है, क्योंकि हम काउंट को अनंत तक गिन सकते हैं, वो उसका अनंत होता है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो अनंत होती है। ये भी आपको पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखा है, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 2 से पूरी तरह विभाजित हो गया। जैसे 4 हो गया, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 2 बार में कर जाएगा, 6 3 बार में कर जाएगा, जैसे 8 4 बार में कर जाएगा, 10 5 बार में कर जाएगा। यानी कि सम संख्या 2 से जितने सारी संख्या पूरी तरह अगर कट जाए, कोई भी शेष ना बचे, तो वो सब संख्या सम संख्या होती है। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है हो, यानी कि जो संख्या 2 से ना कटे, यानी कटने के बाद कुछ ना कुछ शेष बच जाए, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल 1 बच जाएगा। 5 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 1 5 1 शेषफल बच गया। 7 में भी शेषफल बच जाता है। 9 में भी शेषफल बच जाता है। तो विषम संख्या वही हुआ कि जो 2 से विभाजित ना हो, अगर विभाजित हो भी जाए तो शेष बच जाता है, इसीलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। और आई होप कि ये भी डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है जो अभाज्य संख्या या रूट संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, अभाज्य संख्या वो होती है 1 से बड़ी हुए प्राकृतिक संख्या है। जो संख्या 1 से बड़ी हो और उसमें जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 1 से बड़ी हुए प्राकृतिक संख्या जो एक एवं अपने को छोड़कर मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 है। 2 1 से भी कट सकता है और खुद से भी कट सकता है। 2 से भी कट सकता है और 1 से तो कट ही सकता है। तो डेफिनेशन यही कहता है कि 1 से बड़ी हुए प्राकृतिक संख्या जो एक एवं अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे कि जो 2 है, 2 1 से भी विभाजित हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। उसी प्रकार 3 1 से भी विभाजित हो सकता है और 3 से खुद से भी हो सकता है। अगर अदर संख्या के जैसे 4 से 3 विभाजित होगा, नहीं होगा। 6 से होगा,
छो से हो जाएगा, बट ये भाग में यहाँ पे जो छो से अगर हम भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में नहीं होना चाहिए। वहाँ से जैसे 5 खुद से कर सकता है और 1 से भी कर सकता है, लेकिन अदर संख्या जैसे 6 से नहीं कर सकता, 7 से नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन यही कहता है कि जो एक एवं अपने को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है किस संख्या को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है, तो 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। और सबसे छोटी संख्या भी 2 ही है, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आई होप कि ये भी डेफिनेशन आपको समझ आ गया हो। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या होती है 1 से बड़ी हुए, जैसे अभाज्य संख्या जो 1 और अपने को छोड़कर किसी से नहीं विभाजित होता था, और भाज्य में क्या होता है 1 और अपने को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से वो विभाजित हो जाएगा, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 ले लीजिए, 4 खुद से 1 और अपने को छोड़कर अन्य भी संख्या से, जैसे 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से तो होबे करेगा, 1 से होबे करेगा। उसी प्रकार 10 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 10 से हो ही जाएगा। तो भाज्य संख्या वही कहते हैं 1 से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो 1 या अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आई होप कि ये भी संख्या आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या देखिए, 2 वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका मोस हो यानी HCF 1 हो। 2 कोई ऐसी 2 संख्या ले लीजिए जिसका HCF यानी कि मोस हो 1 आएगा, वो संख्या सअभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 और 3 को अगर हम मोसो करेंगे तो इसका जो मोसो आएगा 1 है। जैसे देख लीजिए 2 को 3 से करिए, 2 एकम 2, इसका मोसो कितना आ गया। फिर यहाँ ये संख्या यहाँ उतरेगा तो 2 दूना आंसर 0, इसका जो HCF 1 आ गया, HCF इसका 1 आ गया। तो सअभाज्य संख्या यही कहती है 2 ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका मोसो 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या जैसे 11 और 13 को भी अगर हम मोसो करते हैं तो 11 और 13 को मोसो करेंगे तो इसका भी जो मोसो आएगा 1 ही आएगा। 13 17 को करिएगा फिर भी 1 ही आएगा, 19 और 23 को करिएगा फिर भी 1 ही आएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या समझ आ गया होगा। पूर्णांक क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? पूर्णांक प्राकृतिक संख्या में शून्य और प्राकृतिक के ऋणात्मक मान के मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है, ये जो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या हम शून्य और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक, जैसे कोई मान ऋणात्मक हो गया, कोई धनात्मक हो गया, और शून्य को इंक्लूड करने से जो हमें एक सिस्टम प्राप्त होगा, एक परिवार प्राप्त होगा, एक समूह प्राप्त होगा, उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान के मिलने से जो परिवार बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 ऐसा ही चलता जाएगा। ये सब पूर्णांक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या हम माइनस को भी इंक्लूड कर देंगे, प्लस को भी इंक्लूड कर देंगे और 0 को भी इंक्लूड कर देंगे। ये पूरी जो सिस्टम प्राप्त होगा, परिवार प्राप्त होगा, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इसके बाद आता है भिन्न। भिन्न क्या है? फ्रैक्शन क्या हो? भिन्न का मतलब होता है कि जब हम किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं तो वो जो सिस्टम होता है अंश बटे हर के रूप में जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं। जैसे किसी भी धनात्मक पूर्णांक को P में दूसरे धनात्मक पूर्णांक Q से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। हमने क्या बोला? किसी भी संख्या को अंश बाय हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे देख लीजिए 3/4। 3/4 क्या है? 3 क्या है? अंश है, और ये 4 क्या है? हर है। तो जब हम किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम भिन्न कहते हैं। इससे भिन्न संख्या को PQ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर एक नियम होता है कि कभी भी जो हर 0 में नहीं होना चाहिए। 0 हर नहीं होता है। अंश को जो ऊपर, जो बट्टे के ऊपर जो संख्या रहती है, जैसे बट्टा के ऊपर जो संख्या, जैसे 3 क्या है? 3 अंश है,
और जो बट्टा के नीचे जो संख्या रहती है उसे हर कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, संख्या दे देता है, जैसे दे देगा 4/5 में अंश कौन है, हर कौन है। तो जो बट्टा के ऊपर संख्या रहता है उसको अंश कहते हैं, और जो बट्टा के नीचे संख्या रहता है उसे हर कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे पी अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर NUMERAT और नोमिनेटर। और जो बट्टा के नीचे में रहता है, नीचे को हर कहते हैं, हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। अब यहाँ से जो हमारे पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, यहाँ से वो संख्याएं शुरू होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q डज नॉट जीरो, यानी इसको कहते हैं डज नॉट, यानी Q डज नॉट जीरो, कभी भी Q जीरो में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का नियम कहता है जो कभी भी Q का मान जीरो में नहीं हो, अगर जीरो में हो जाएगा वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे उदाहरण देख ले 4/3, 5/3, 7/9, ये सब परिमेय संख्या है। अगर इसी में हम लिख देंगे 6/0, 3/0, ये परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को याद रखिए कि कभी भी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या 3 भागों में होता है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, जीरो रेशनल नंबर, शून्य परिमेय संख्या होती है। जैसे कि ऋणात्मक का मतलब होता है कि कोई भी चाहे अंश चाहे हर निगेटिव होना चाहिए। जैसे कि -4/5, 3/-2, 7/-8, 9/5, ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो धनात्मक परिमेय संख्या होता है, ऊपर अगर अंश और हर पॉजिटिव है तो अंश भी पॉजिटिव होना चाहिए, हर भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अंश नेगेटिव है तो हर भी नेगेटिव होना चाहिए। धनात्मक का मतलब अगर ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। उसी प्रकार जैसे 4/5 ये दोनों धनात्मक में है। जैसे 4/5 ऊपर नीचे निगेटिव है, निगेटिव कट जाएगा तो फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा। और जो शून्य परिमेय संख्या होता है, शून्य परिमेय अंश जीरो होना चाहिए। P का मान जीरो हो सकता है बट Q का मान जीरो कभी भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो अंश है, अंश जीरो में है लेकिन हर जीरो में नहीं है। यहाँ भी अंश जीरो में बट हर जीरो में नहीं है। 0/6 हर जीरो में नहीं है। अगर इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/0, ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि कभी भी Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोग। अब इसके बाद जो आता है हम पढ़ते हैं कि समवृत्त का नियम क्या होता है। समवृत्त का नियम हो गया, जैसे उसमें योग पढ़ेंगे, वैकलनता पढ़ेंगे, गुणन पढ़ेंगे और भाग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के बाद होता है सहचार्यता। क्रम विनिमय, सहचार्यता का नियम, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो सहचार्यता का नियम, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब है अगले वीडियो में। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम बना कर देंगे। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।